नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की आर्मर्ड फ्लीट में होने वाला एक बड़े टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने T-72 और T-90 टैंक्स को कैनिस्टर बेस्ड लॉटरिंग मुनिशन से इक्विप करने का प्लान किया जा रहा है। ये सुइसाइड ड्रोन टाइप की लॉटरिंग मुनिशन हमारे टैंक क्रू को 20 से 30 किलोमीटर तक की स्टैंड अप स्ट्राइक रेंज को प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब अब हमारे टैंक क्रू दूर से ही दुश्मन के टैंक को एंगेज कर सकते हैं या किसी भी आर्मर्ड व्हीकल को एंगेज कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव इंडियन आर्मी की काम यानी कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉटरिंग मुनिशन प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो कैनिस्टर बेस्ड लॉटरिंग मुनिशन का वेट अप्रोक्सीमेटली 25 केजी के आसपास होने वाला है। इसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन 60 मिनट के आसपास की एंड्योरेंस और 15 मिनट की लॉटरिंग कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। इसमें मोस्टली हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरेट का इस्तेमाल किया जाने वाला है और गाइडेंस के लिए इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इनफिट सीकर और सेमी ऑटोनोमस फायर एंड फर्ग कैपेबिलिटी दिया जाने वाला है। कुल मिलाकर ये एक प्लग एंड प्ले सिस्टम होने वाला है, फिटमेंट होने वाला, जिसमें हर एक व्हीकल में 4 कैनिस्टर को इंस्टॉल किया जा सकता है और इनको इजीली किसी भी एग्जिस्टिंग टैंक के अंदर इंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी ईयर एंड तक पोखरण में इन सिस्टम की लाइव फायरिंग को करने का प्लान किया जा रहा है। ये लॉटरिंग मुनिशन यूएवी फीड्स और ऑनबोर्ड ऑप्टिक के साथ रियल टाइम इंटीग्रेट होने वाले हैं और हमारी बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम और आकाश तीर सिस्टम के साथ भी इनका टैटलिंग के जरिए कनेक्शन होने वाला है, जिस वजह से अटैक करने के लिए अपने पेरेंट एयरक्राफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने वाले। साथ ही लॉटरिंग टाइम पर इनसे लिए गए डाटा को भी सेम नेटवर्क में मौजूद बाकी कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी सिस्टम एक्सेस कर सकता है, जो कि हमारी आर्मर्ड वॉरफेयर की दिशा को काफी हद तक चेंज करने वाला है। और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि अब हमारे टैंक के पास बीवीआर कैपेबिलिटी मौजूद होने वाला है, क्योंकि अभी हमारे टैंक्स के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज में मौजूद होने वाले दुश्मन के टैंक के साथ भी एंगेज होने की कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की तरफ से है। सोर्सेज के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ अभी एक्टिवली एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसके अंदर हाई वैल्यू स्ट्राइक फॉर्मेशन को दुश्मन की ईसीएम से बचाने का और स्टैंड अप जैमिंग प्रोवाइड करने के लिए एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। यह आइडिया पहले प्रपोज किए गए देसी ग्रोलर आइडिया का एक नया मैच्योर्ड वर्जन माना जा रहा है, लेकिन इस बार मॉड्यूलर और प्लग एंड प्ले आर्किटेक्चर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि हमारी एग्जिस्टिंग किसी भी एयरक्राफ्ट को तुरंत ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट में कन्वर्ट किया जा सकेगा। 2010 के आसपास इंडियन एयरफोर्स की तरफ से Su-30 MKI को देसी ग्रोलर बनाने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा था, जिसमें संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, DRFM जैमर और एंटी रेडिएशन मिसाइल को इंक्लूड करने का प्लान किया गया था, लेकिन फिजिकल कंस्ट्रेन और सुपर सुके जैसे प्रायोरिटी की वजह से वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था। रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से हाई पावर जैमर टेक्नोलॉजी को 2024 में टेस्ट किया गया था। सेम जैमर टेक्नोलॉजी को अभी देसी ग्रोलर की इनिशियल प्रोटोटाइप में इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। ये जैमर 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी से स्टैंड अप डिस्ट्रप्शन को प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही ये यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, AI ड्रिवन स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट और DR118 जैसे रडार वार्निंग रिसीवर एलिमेंट के साथ भी फुल्ली कॉम्पेटेबल होने वाला है। ये सब आत्मनिर्भर रोडमैप के अंदर अभी आगे बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें 70 to 80% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक देसी ग्रोलर के लिए Su-30 MKI और तेजस मार्क 2 दोनों ही प्राइम कैंडिडेट होने वाले हैं, जिसमें Su-30 MKI के पास एम्पल हार्ड पॉइंट्स ऑप्शन मौजूद होने वाला और पावर भी मौजूद होने वाला है और इसीलिए एक हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म बन सकता है। जबकि तेजस मार्क 2 के बारे में बात करें तो इसके पास भले ही Su-30 MKI की तरह पावर मौजूद नहीं होने वाला है, लेकिन इसकी स्मॉलर RCS इसे फॉरवर्ड एरिया में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए आइडियल चॉइस बनाने वाला है। इस वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी या डीआरडीओ की तरफ से भी Su-30 MKI और तेजस मार्क 2 दोनों को बेस करके 2 डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म को डेवलप करने वाली है। अगला अपडेट पिनाका के एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को लेकर है।
सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी डीआरडीओ से आर्मी के लिए डेवलप किए जा रहे पिनाका मार्क 4 यानी 300 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की रेंज वाली हेवी गाइडेड रॉकेट के एक एयर लॉन्च्ड वर्जन को तैयार करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर ये 300 केजी क्लास का रॉकेट फाइटर जेट में इंटीग्रेट हो पाता है तो हमारे जेट एक तरह से फ्लाइंग रॉकेट आर्टिलरी बन पाएंगे, जो कि सस्ते होने के साथ साथ सचुएट अटैक और हमें रैपिड रिएक्शन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। ये अप्रोच रैम्पेज मिसाइल की रिसेंट सक्सेस के बाद लिया जा रहा है, जो कि ब्रह्मोस के मुकाबले 3 से 4 गुना सस्ता होने के बाद भी ऑलमोस्ट सेम रेंज और खतरनाक फायर पावर को डिलीवर कर सकता है। अभी अगर हम एक ऐसी देसी वेरिएंट को डेवलप कर लेते हैं तो ये हमें इंपोर्टेड रैम्पेज मिसाइल के मुकाबले और भी काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है, और इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पिनाका मार्क 4 की एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को डेवलप करने के लिए डीआरडीओ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। पिनाका मार्क 4 अभी फॉर्मल डेवलपमेंट स्टेज में नहीं गया है, लेकिन डीआरडीओ के इंटरनल असेसमेंट के मुताबिक अगर ग्रीन लाइट को दिया जाता है तो इसके डिज़ाइन से लेकर प्रोडक्शन को 5 साल के अंदर ही कंप्लीट किया जा सकता है। मतलब 2030 के आसपास इसको मास प्रोडक्शन में एंटर किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ पिनाका की ग्राउंड वेरिएंट के लिए होने वाला है, क्योंकि एयर लॉन्च्ड वेरिएंट के लिए इसमें काफ़ी सारे नए चेंजेस करने की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि इनिशियली पिनाका को एयरक्राफ्ट से फायर करने के लिए बनाया नहीं गया था। तो एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने के लिए इसकी सीकर टेक्नोलॉजी, गाइडेंस सिस्टम, लॉन्चिंग मैकेनिज्म और इसकी एयरफ्रेम को भी स्क्रैच से डेवलप करने की जरूरत पड़ने वाली है, और इसमें ज़्यादा समय लगने की उम्मीद भी किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह कि अभी पहले से ही भारत की तरफ से रैम्पेज मिसाइल को भारत में ही लोकली बनाने का प्लान किया जा चुका है, जो कि पिनाका की डेवलपमेंट होने तक एक स्टॉप गैप मेजर का काम कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की तरफ से है। दोस्तों, नेवी की तरफ से भी एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने मिग 29 की ओर आने वाले रफाल एम फाइटर जेट में इंडिजिनस अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। ये वही मिसाइल है जिसको डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया, और ये मिसाइल अभी 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज को हासिल कर सकता है। एरो इंडिया 2025 में पहली बार इंडियन नेवी की एक मिग 29 फाइटर जेट को अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के साथ डिस्प्ले किया गया था, जो कि क्लियर सिग्नल था कि आगे चल के नेवी की तरफ से अपने कैरियर बेस्ड फाइटर में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाने वाला है। मिग 29 के फ्लीट, जो कि वर्तमान के लिए आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट किया जा रहा है, उन सभी में अभी अस्त्र मार्क 2 को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। और नेवी की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक इनका ग्राउंड और फ्लाइट ट्रायल को 2026 की जून-जुलाई तक करने का प्लान किया जा रहा है। ये अपग्रेड हमारे मिग 29 को रियल वीवीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले। वर्तमान के लिए हमारे मिग 29 में R77 मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मैक्सिमम 80 किलोमीटर के आसपास रेंज को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अस्त्र मार्क 2 के इंटीग्रेशन के बाद ही हमें 200 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को एंगेज करने की कैपेबिलिटी देने वाले हैं। इससे इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी 2 गुना से ज़्यादा बेहतर होने वाला है। मिग 29 के बाद रफाल नेवी का दूसरा फाइटर जेट बनने जा रहा है, और अभी नेवी की तरफ से वर्तमान से ही रफाल में अस्त्र मार्क 2 को इंटीग्रेट करने की ग्राउंड वर्क को स्टार्ट किया जा चुका है, क्योंकि अगर बाद में एमबीडीए की तरफ से अपनी RBE-2SR रडार में अस्त्र सीरीज की मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए मना करता है, कोई दूसरा बहाना बनाता है, तो नेवी को भी इंडियन एयरफोर्स वाली सिचुएशन का फेस करना पड़ सकता है। इसी वजह से अभी नेवी की तरफ से पहले से इन पर काम करना शुरू कर दिया गया, और बताया जा रहा है कि जब से हमें रफाल को डिलीवर किया जाएगा, यानी कि जब इंडियन नेवी में पहली रफाल को इंडक्ट किया जाएगा, उसी दिन से ही रफाल मेटियोर और अस्त्र सीरीज की मिसाइल को फायर करने में सक्षम होने वाला है। इसके अलावा नेवी की तरफ से अभी अपनी रफाल में NASMMR और रुद्रम सीरीज की मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको इंपोर्टेड फ्रेंच ऑरिजिन वेपन सिस्टम के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला, जो कि हमें ओवरऑल 40 से 50% के आसपास सस्ते पड़ने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।